केमिकल एनर्जी में करते हैं। मैं ये चीज़ पूछ रही थी, ये डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था जो अब आप बता रहे थे पहले, जी एन वाला जो आप बता रहे थे। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन यूज होता है। हाँ ठीक है। और अलग तो एनोड कैथोड में होता है, एक में Zn होता है, एक में CO होता है। ये दोनों एक दूसरे को वो करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? ये आयंस के, जब आयंस ट्रांसफॉर्म होते हैं तो ये वाया द यूजिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आगे शेर निकल जाओगे साइड से, लेट क्यों हो जाते हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने श्रेयस उस दिन वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। आपको मैंने पासवर्ड बताया था ना यहाँ का, अमन एक बार दिखाओगे मुझे? ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं काफ़ी दिन से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। क्यों आ रहा है ऐसा? फ़ोन में तो चलता है, चलो कोई नहीं, देखती हूँ उस टाइम। मैं डाल रही हूँ, मैंने हो ही नहीं रहा कनेक्ट। लर्न करके आए आप लोग इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। आप बस स्टार्टिंग में आपका क्या क्या छूट गया था, मैं वापस से थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी श्रेष्ठ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करेगी? केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। जिसमें मैंने इन लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि आप लोग का, जिसमें मैंने माइक पहना था कि माइक को पहले मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अभी बोलने के लिए, तो इसमें जो केमिकल एनर्जी होगी वो मेरी किस फॉर्म में यूज़ हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब मैं वापस इसको चार्ज लगा दूंगी तो चार्जिंग पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिसके अंदर हमने उस दिन लास्ट में पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज वाला टॉपिक, याद है? सॉल्ट ब्रिज वाला टॉपिक स्कूल में भी किया होगा, जिसमें हम दो लेते हैं अलग अलग अपरेटस। दोनों अपरेटस में एक में हम जिंक सल्फेट, दूसरे में कॉपर सल्फेट रख देते हैं। जिंक अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है? ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, और कॉपर रिड्यूस होता है, मतलब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है कि तू जा भाई जा, और कॉपर उसको क्या करता है? अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होते हैं। और हम फिज़िक्स में पढ़ के आए हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसके बाद आज हमने जो पढ़ना है वो लिखो इलेक्ट्रोड साइन। इलेक्ट्रोड साइन, सॉल्ट ब्रिज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग है दैट इज इलेक्ट्रोड का साइन। उस दिन मैंने बताया था हम इसके अंदर एनोड और कैथोड का पता कैसे लगाते हैं कि किस फेज पे रिडक्शन हो रही है और किस स्टेज पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं श्रेयस, आप बताएंगे मुझे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? पक्का सही है? कोई और करेक्ट करेगा इसको? ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारी, और दूसरी साइड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सही है सबके हिसाब से? गलत है ये। जिंक अपने +2 को रिलीज कर रहा होता है, बता दो, खुद ही बोल दो। ठीक है, इतने टेंशन भी मतलब, सही है। हाँ, मैं तो बस कंफ्यूज करती हूँ आप लोग को। तो इलेक्ट्रोड साइन की पहले डेफिनेशन लिखो क्या होता है, फिर बताती हूँ क्या है। द साइन ऑफ द एनोड एंड कैथोड
द साइन ऑफ द एनोड एंड कैथोड इन द वोल्टिक सेल, VOLTAIC, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल आर अपोजिट टू द, मतलब द साइन ऑफ एनोड एंड कैथोड in the voltaic cell or galvanic cell are opposite to those in the electrolytic cell, are opposite to that in the electrolytic cell. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ के गए थे, वो NaCl चैम्बर था हमारा, जहाँ पे सोडियम था वहाँ पे क्या हो रही थी, सोडियम के पास रिडक्शन हो रही थी और दूसरे साइड क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो अब इस डेफिनेशन में क्या कह दिया कि साइन हम कैसे लगाएंगे, वो गैल्वेनिक सेल और उसके अंदर दोनों क्या होने वाला है, अपोजिट। तो एक साइड आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे साइड हम लिखेंगे केमिकल सेल। इसमें भी आपके पास एनोड होगा और कैथोड होगा, इसमें भी आपके पास एनोड होने वाला है और कैथोड होने वाला है, बट इनके साइंस क्या होंगे, दोनों के दोनों अलग होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इन ऑक्सीडेशन। जब आपको मैं कौन सा सेल लेने को बोलूँगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड के लिए आप क्या करोगे, माइनस का साइन लोगे, जो नॉर्मल ही हम यूज़ करते हैं, ये सिंपल वाला है। तो यहाँ पे क्या होगी, इन ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन के अंदर। ठीक है, और दूसरे साइड वो क्या बन जाएगा, जो हमने अभी डेफिनेशन में लिखा कि वो क्या हो जाता है, उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आउट में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आउट में ऑक्सीडेशन और इन में इसका रिडक्शन। इन लिख रही हूँ कि मतलब वो आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो आप छोटा सा अपना शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, पूरा बड़ा सा ना बनाओ तो शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको याद रह जाए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऊपर। जो भी ये बात हमने की है, ये सारी चीज़ हमारी काम किसकी बेसिस पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो पे, कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो पे। अब शिव आप मुझसे पूछ रहे थे मैम ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। ठीक है, मैंने बोला आगे पढ़ेंगे तो आज इसी के अंदर आएगी ये चीज़। ये क्लियर है कि इलेक्ट्रोलिटिक में तो नॉर्मल वाला हमारा एनोड पॉजिटिव रहेगा, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा इसका साइन, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे चीज़ें अलग होंगी। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अ सॉल्ट ब्रिज इज अ U shaped containing an inert electrolytes. A salt bridge is a U shaped भी लिखा रहता है, और कई जगह मैंने बुक में पढ़ा है U और ट्यूब भी लिखा होता है, मतलब U शेप की ट्यूब होती है। ठीक है, containing an inert electrolytes। इनर्ट का मतलब किसको आता है हाँ, बोलना पड़ेगा, बोलो जब आता है तो। इनर्ट का मतलब थप्पड़ लगाऊंगा, लोग केमिस्ट्री पढ़े अंदर की तरफ। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। ठीक है, ये एक हाईली रिएक्टिव होता है, ये इनर्ट होता है, अंदर की तरफ नहीं है ये। ठीक है, कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और KNO3 in a jelly like substance, in a jelly like substance, in a jelly like substance। मतलब हमने उस दिन क्या किया था, दो अपरेटस ले लिया था, दोनों में सॉल्यूशन था। ठीक है, बट दोनों को हमने कनेक्ट करने के लिए, सर्किट पूरा करने के लिए ये क्या लगाया था, U शेप्ड का
सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। तो सॉल्ट ब्रिज लगा, तो ये सॉल्ट ब्रिज बना किस चीज़ का होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो, आपने जेली लाइक सब्सटेंस मैंने बोला ना, जेली के अंदर क्या होता है? पानी होती है, बट वो पानी फ्लो भी नहीं कर सकता, जेल के अंदर ट्रैप्ड रहता है। तो हम कुछ ऐसे सब्सटेंस, जैसे एक कटोरी के अंदर NaNO3 KNO3 हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसको हमने जेली बना दिया, जेली बना के इसकी शेप हमने क्ले की तरह मोल्ड करके यू शेप की बना दी है और इसके अंदर लगा दी है। इसके अंदर लगाने से क्या होता है? सबसे पहला तो सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया? सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब इन्होंने दिमाग में सोच रहे कि यही सब्सटेंस क्यों लिया, तो मैंने क्या बताया क्या होते हैं? ये इनर्ट होते हैं, मतलब इसके अंदर भी तो मैंने कुछ केमिकल भर रखे थे, ZnSO4 CuSO4 या कुछ भी और भर रखा होगा, तो वो इनसे ही ना रिएक्ट करना शुरू कर दे। वो आपस में अपना जिंक या आयन भेज रहे थे, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था। तो ये ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन के अंदर आपने बाकी कोई और केमिकल डाला है उसके साथ रिएक्ट ना कर सके, तभी हम इसे कहते हैं कंटेनिंग एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, मेटल का नहीं, इन दोनों से हमने बनाया है। एक कटोरी में दोनों सामान ले लिए हमने, उसको जेली लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको यू शेप का करके हमने अपने सर्किट के अंदर लगा लिया है। मोस्टली और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, जो एक दो याद है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके दिमाग में ये सोच रहा होगा, जब बिजली ही पास करानी है तो हमारे पास तो इतने सारे गुड कंडक्टर्स हैं, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, गोल्ड है, दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे तो आपको नहीं 12th क्लास में बताए गए हैं, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब पता चलेगा। कॉपर के अपने एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। कॉपर इनर्ट नहीं है, कम्प्लीटली इनर्ट नहीं कहलाता है, मतलब मोस्टली हम कॉपर यूज़ ही करते हैं। सिल्वर और गोल्ड आप जानते हो उनके साथ एक्सेप्शंस हैं, वो हमारे बजट फ्रेंडली भी नहीं आते हैं और हर जगह उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इनर्ट केमिकल्स को यूज़ करके सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। अब बस दो ही फंक्शन लिखूंगी क्योंकि आता है, लिखो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सबको पता ही होगा क्या है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकेंड पॉइंट में, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल neutrality in the two half cells. Then यहाँ पहुँच के अब हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आज हम बस सिर्फ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका एक न्यूमेरिकल और ई नॉट कैसे निकालते हैं, बस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी भी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। पोटेंशियल पढ़ा है अपने फिजिक्स में। पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी आप कह सकते हो ताकत या कुछ भी चीज़ जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन या एक मोल कोई सब्सटेंस को इस प्लेस से उस प्लेस पे रख सकते होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखो, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, the tendency of a metal to lose or gain, the tendency of a metal to lose or gain an electron, to lose or gain an electron when it is in contact with, when it is in contact with its own solution, with its own solution is called electrode potential. इसकी कंटिन्यूटी में एक डेफिनेशन लिखनी है, फिर समझाऊंगी। मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंबल किसको पता है? अमन और श्रेयस बताओ क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल?
एक ही तो सिंबल है इसके अंदर। पोटेंशियल ना किससे डिनोट करते हैं, क्या निकालते हैं इस चैप्टर में मोस्ट न्यूमेरिकल्स में हम? ई नॉट, ठीक है, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डाल लो आप लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके डेफिनेशन में लिखो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured at standard condition, that is 298 Kelvin, that is 298 Kelvin, comma 1 atm pressure, comma 1 atm pressure, and same concentration, and at same concentration। लिख लिया आप लोगों ने। तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कि हम कितने वोल्टेज से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करवा रहे हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन है कितने पोटेंशियल से लूज़ और गेन करवा रहे हैं। अब आपके पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? लिख लो पहले, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं ई नॉट। ऐसे करके सर पे नॉट लगाया रहता है, कई बार आप पैर में देखोगे पैर पे लगाया होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें होता है मतलब कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, मोलैरिटी, ये सब पे। अब फॉर एग्जांपल आप लोग को मैंने बोला यहाँ पे क्या टर्म लगी हुई है? स्टैंडर्ड लगी हुई है, ठीक है, दिख रहा है, स्टैंडर्ड लगी हुई है। अब मैंने एक प्रोसीजर सेट कर दिया है कि आप लोगों को मैंने कोई भी तीनों जनों को एक्स, वाई और जेड कोई कंपाउंड पकड़ा दिया है। कंपाउंड पकड़ाने के बाद मैंने बोला है इसका आपको ई नॉट निकालना है, कुछ कुछ मिलावट वगैरह करनी है। पर मिलावट करने के लिए कंडीशन क्या सेट करी है? टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 298 केल्विन रखनी है, और 1 atm का प्रेशर भी आपको यही मेंटेन करना है, ठीक है। तो यही मेंटेन करोगे तो शायद आप तीनों का आंसर सेम निकल के आ जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को छेड़ दिया, जो तीनों सब्सटेंस आपको मैं दे रही हूँ, और तीनों जनों ने अपना अलग मोलैरिटी का ले लिया, अलग टेम्परेचर ले लिया, अलग एटीएम ले लिया, तो क्या आंसर सेम आएगा? लगता है आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हमें, तभी मैंने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छुड़वा के हम कहाँ पे कूद के आ गए हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक बेसिक क्राइटेरिया सेट किया है हमने कि ठीक है कि इसी टेम्परेचर, जैसे आप लोग का सिलेबस सेट है सीबीएसई में कि हाँ 12 चैप्टर पढ़ के जाने हैं और इसी 12 चैप्टर्स में से आपको लिख के आना है। तो वैसे ही हमने क्या किया, जितनी भी चीज़ें हैं ना उसका एक स्टैंडर्ड लिया। स्टैंडर्ड के लिए अगर 2 सेल अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में, याद है कि भूल गए हैं? ठीक है, एक में आपका क्या हो रहा था? Zn जा रहा था इधर, और एक साइड क्या हो रहा था? कॉपर था। ऐसा था कि नहीं था? जिंक वाला और कॉपर वाला सब्सटेंस था। अब इसके अंदर अगर आप सोच के देखो, अगर मैं बोलूँ कि हमें निकालना है, पहले इससे पहले एक चीज़ बताती हूँ आपको, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है वो चीज़ बताती हूँ ई नॉट का, फिर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बस मत भूल जाना आप लोग, बाकी सब चीज़ तो सेम लगेगी। तो मैंने ई नॉट के लिए यहाँ पे लिखा है कि ई नॉट को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लग जाएगा ना पता शॉर्ट फॉर्म में? बोल दो। एक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक होगा ई नॉट, और एक होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। 2 टाइप में होंगे हमारे पास। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? अगर मैंने किसी भी चैम्बर में ई नॉट कैसे लिखेंगे? ए पॉजिटिव, जिंक का ऐसे लिख रहे थे ना, ये लिखा था ना जिंक के लिए हमने,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, तो मैंने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिख दिया है। अगर ए से ए पॉजिटिव में जा रहा है तो मान लो कि उसकी वोल्टेज कितनी होगी, मतलब कि 2 वोल्ट उसको लग रहा है ऑक्सीडेशन करने में, ठीक है। वही अगर मैं लिख दूँ दूसरी साइड लिख दूँ इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल में ए पॉजिटिव से ए, तो ये भी हम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। एक में गेन होगा तो एक में क्या होगा, माइनस होगा। ये पहचानने का तरीका है ई नॉट में, जहाँ पे माइनस लगा होगा ना, समझ जाना कि वो ई नॉट का कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। साइन पीछे पढ़ा के आई हूँ मैं आपको कि रिडक्शन होगा तो माइनस लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। अभी हम साइन पढ़ के आए थे ना पीछे वो साइन चार्ट में, और इधर पॉजिटिव। अगर किसी केस में आपको इधर ही, मैंने दोनों एग्जांपल लिखे थे कि ई नॉट बी से बी पॉजिटिव में माइनस 0.7 वोल्ट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 0.7 वोल्ट है। तो आपको तो लगेगा क्या है, ये रिडक्शन में होने वाले। अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो भी दे रखा होगा ना, अगर मैं बस वही इसका उल्टा इधर लिख के आ जाती हूँ पहले कि ई नॉट बी पॉजिटिव से बी, ये प्लस 0.7 वोल्ट हो रहा है। तो इस केस में इसका क्या मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी ई नॉट के ऑक्सीडेशन वाली साइड है, ठीक है, किस वाली साइड, इधर ऑक्सीडेशन वाली साइड है, अगर माइनस है तो ये सब्सटेंस या एलिमेंट जो भी है ये खुद को रिड्यूस करना चाहता था, ठीक है। ये जो भी एलिमेंट है अगर माइनस लगा हुआ, ये देख के तो समझ आएगा ना कि अगर यहाँ पहले पॉजिटिव नहीं है बाद में पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीडेशन तरफ का है, इस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। बट ये अपने आप में क्या चाहता था कि मेरी क्या हो, रिडक्शन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। ये पहले था ऐसे, पॉजिटिव में आंसर आ गया। रिडक्शन के साइड दोनों क्या होगा, पहले पॉजिटिव वाला डंडा लगाते हैं फिर हम नेगेटिव वाले जो सब्सटेंस है उसकी। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी क्लियर है, अगर नहीं भी आई तो न्यूमेरिकल में हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लग तो रहा है। अब पीछे कॉपी आप लोग निकाल लो, जो जिन्होंने बनाया था वो डेनियल सेल वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। आपने तो नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं, मैं छोटा सा बना देती हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसे था, ये एक थिक जिंक की प्लेट थी, ये पतली सी कॉपर की प्लेट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा था। इसमें क्या था, ZnSO4 CuSO4, इस पे कॉपर चिपक रहा था और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी। सेम चीज़ चल रहा था, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी। अगर अब मैं बोलूँ कि हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल के दो, अब दोनों सेल तो कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऊपर वोल्टेज, बीच में गैल्वेनोमीटर भी था, मुझे याद आ गया, गैल्वेनोमीटर था, तो वोल्टेज निकाल के देने को मैं बोलूँगी कि मुझे क्या करो, इसका वोल्टेज निकाल के दो। मान लो अगर मैं कहती हूँ ओवरऑल जो इसमें वोल्टेज जा रही होगी वो होगी 5 वोल्ट, ठीक है। कितनी होगी, 5 वोल्ट। तो अब मुझे 5 वोल्ट बताना ज़रा कि इस वाले चैम्बर का है या इस वाले चैम्बर का है, मतलब किसका है, जिंक का है या कॉपर का है। कोई बता सकता है कि 5 वोल्ट किसका है, या दोनों का होगा, सोच के बताओ। बाकी भी बोलेंगे, सबको बोलना है। हाँ जयेश, अब जो कह रही हो कि वहाँ पे चलो 5 वोल्ट आया, जो मैंने अपने गैल्वेनोमीटर या वोल्टेक मीटर लगाया था उसने मेज़र किया है, तो ये 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये किसका होगा, दोनों का ही होगा। आधा का क्यों होगा बन, ये तो बताओ पहले, आधा का हुआ क्यों, रीज़न भी तो बताना पड़ेगा, बोलो। ये 5 वोल्ट आधे का क्यों हो गया, कैसे बंटवारा किया इसका आपने, आधे का। हाँ क्या चीज़ है, अच्छा थिक और थिन से तो कुछ नहीं, भी तो आपस में कनेक्टेड है ना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एंड यूज टू मेजर करंट, तो वोल्टेज को भी मेजर कर रहा होगा, तो यहाँ पे 5 वोल्ट क्या है, दोनों का है ये।
अब मुझे क्वेश्चन में जानना है कि मुझे बस जिंक का बता के दो, जिंक का बताओ कि दो, या सिर्फ और सिर्फ क्या करो, कॉपर का बताओ। मुझे हाफ सेल का पोटेंशियल जानना है, मुझे एक का नहीं जानना, पूरा का पूरा नहीं जानना। तो हाफ सेल का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेचारे को स्टैंडर्ड लेके ज़ीरो करना पड़ेगा और उसको सेक्रीफाइस करवाना पड़ेगा कि भाई तू जा, तेरा काम ख़त्म। मतलब किसी एक को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे और उस स्टैंडर्ड के रेफरेंस में हम दूसरे वाले की चीज़ निकालेंगे। तो रेफरेंस लेने के लिए हम किसको लेके आते हैं, हाइड्रोजन को लेके आते हैं। हाइड्रोजन का हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जो ज़ीरो होता है, जिसका ई नोट क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमने ये चीज़ बना के रखी हुई है जिसमें हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को हम ज़ीरो ले लेते हैं। और फॉर एग्जांपल एक सेल को इस साइड को हम पूरा कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन की तरह रिप्लेस करके निकालते होते हैं, तो हमें जिंक का क्या होगा, जो ई नोट सेल है वो हम निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम दोनों में से किसी एक साइड को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो या तो कंपेयर किससे करेंगे, हम हाइड्रोजन से करेंगे और हाइड्रोजन से करके हम एक साइड का ई नोट सेल निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकली कहीं नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में मतलब न्यूमेरिकल्स ही इसके आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के साथ ही हम इसको ख़त्म करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होगी। ये ठीक था, यहाँ तक लग गया पता कि क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेके हम हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये पूरा सेल है, एक डब्बे का नाम लूँगी तो क्या बोलूँगी, हाफ सेल बोलूँगी। इधर से तो कुछ लिख लिया, समझ आ गया आप लोगों को ये वाली चीज़ें। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शी का फुल फॉर्म SHE। तुम जो नहीं पढ़ रहे हो ना, तुम सारे, पता चलेगा तुम्हें केमिस्ट्री कहाँ लेके जाएगी सबको। शी का फुल फॉर्म कौन बता रहा है, मैंने बोला भी था लर्न करके रखना जब वो पढ़ा रही थी मैं तो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ तो बोला क्यों नहीं फिर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी तुम्हें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले लिखो, फिर इसके बारे में फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम और हम न्यूमेरिकल करेंगे और आज छुट्टी कर लेंगे बस। लिखो द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन को ही बोला है ना मैंने, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दूँ या हाफ सेल पोटेंशियल बोल दूँ। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर single electrode potential, full stop. Its potential is assumed to be zero. Its potential is assumed to be zero. Next point में, it consists of a platinum. It consists of a platinum wire dipped in HCl. It consists of a platinum wire dipped in HCl of 1 molar concentration. Of 1 molar concentration. Full stop. Hydrogen gas at 1 atm. Hydrogen gas at 1 atm is passed through this solution. Is passed through this solution. अब जो भी अब याद रखना कि आपको जब भी न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, ठीक है, NCERT में या कहीं पे भी दे रखा होता है, तो हमेशा ध्यान रखा आपको जो गिवन वैल्यू होगी ना वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन होती है, ठीक है। बहुत ही कम केस आएगा जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की देगी। मैक्सिमम केसेस में क्या मिलेगी आपको पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखी हुई आपको मिलने वाली है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कैसे निकालना है भाई, हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे जो भी निकालेंगे, तो पहले तो हमने सब चीज़ करके एक चार्ट बना रखा है NCERT में जिसकी किस वैल्यू होती है, वहाँ से कंपेयर करके हम सारी चीज़ों को निकालते हैं। तो फॉर्मूला बता रही हूँ,
थोड़ा अलग सा फॉर्मूला है, नेट पे से उसको मॉडिफाई करवाया है। अब इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या निकालना है, हमें हमेशा ई नॉट सेल निकालना होगा। ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल का मतलब मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है, पर्टिकुलर जो भी आपको दे रखा होगा। तो इसको निकालने के लिए आपके पास पहला फॉर्मूला आता है। आप क्या करोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू कैथोड, कैथोड पे क्या होता है समझ आ रहा है ना, प्लस ई नॉट एनोड। ठीक है, मतलब कैथोड और एनोड को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं। पर याद रखना, जब हमें क्वेश्चन गिवन होता है ना, क्वेश्चन में हमेशा, मतलब मोस्टली, मैं हमेशा तो नहीं लिख देती हूँ, मोस्टली रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं। मोस्टली क्या देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल देने की वजह से हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन हो जाए तो ईजी। तो हम इसमें करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। किस केस में, जब हमारा क्वेश्चन में क्या देगा, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगी। जब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा तो ये फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी वाले आएंगे। पहले इजी वाले लिखे हैं उसके बाद। तो चलो, एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने कहा है कि आपको गिवन है ई नॉट। अब आपको कौन सा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, कौन सा दूसरा वाला पार्ट है, वो आपको खुद ही मुझे लगता है पता होना चाहिए, इतने सारी चीज़ें लिखते हुए, कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा, खुद बताओगे मुझे ज़रा, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है और रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। ऊपर वाला क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? माइनस लगा हुआ, सॉरी माइनस लगाया नहीं मैंने, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन में लगा के दिया है माइनस, क्या हुआ, ठीक है, बताया था मैंने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें माइनस लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर किसी ऑक्सीडेशन वाले में माइनस लगा हो तो सब्सटेंस क्या चाहता है, खुद को क्या करना, रिड्यूस करना। तो ये जो क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है ना, मतलब ऑक्सीडेशन वाले के साथ क्या लगा दिया है, माइनस, तो ये पूरे क्वेश्चन में इसी को कहते हैं कि मैंने क्या दिया हुआ है, ये सब्सटेंस की रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। तो अब बताओ इसमें से कैथोड कौन है और एनोड कौन है। पहले कैथोड और एनोड पहचानोगे तभी तो बता पाओगे। जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड है और मैथमेटिकल वैल्यू जिसकी कम है वो एनोड है। तो खुद बता दो, मैथमेटिकली बोलो, मैथमेटिकल वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो कैथोड है और लेस है तो एनोड है। अरे बोलो जल्दी, सबके लिए यही आया, कुछ और आया है? तो बस ठीक है, माइनस करो, आंसर निकालो। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, आंसर निकाल के बताओ, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। फिर निकालो, केमिस्ट्री में स्टेप्स मत खाना, नंबर भी लेंगे फॉर्मूला के भी। कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो कैथोड क्या है 0.34 माइनस माइनस 0.76। अब जो भी आ गया होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 4 10, 1.1 वोल्ट आना चाहिए ना, सबका यही आ रहा है। शेप बदल गया आंसर, अच्छा ये लिख रहा है, मतलब मैथमेटिकली वैल्यू में बस ये यही याद रखना, जो कैथोड होगा वो ज़्यादा वाला होगा, एनोड कम होगा जब हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और थोड़ा घुमा के देखती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो। लिखो, आपको दे रखा है ई नोट, एस एन किसका सिंबल होता है पता है अभी कि नहीं पता है? एस एन, टिन, ठीक है, ई नॉट एस एन, फिर उसके बाद एस एन +2 बन जाएगा। ई नॉट एस एन से एस एन +2 गिवन है आपका
0.14 वोल्ट, दोनों साइड में आपको पॉजिटिव क्या दे रखा है 0.14 वोल्ट। मतलब क्वेश्चन है आपका ई नॉट किसका दे रखा है, टिन का, SN से SN+2 गिवन है 0.14 वोल्ट। उसके बाद दे रही हूँ मैं ई नॉट Cu+2 से Cu दैट इज़ 0.34 वोल्ट। अब इसमें देख लो, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इस केस में ये क्वेश्चन के अंदर जब दोनों ही जगह आपकी नेगेटिव नेगेटिव प्लस माइनस कुछ नहीं लगा हुआ, तो इस केस में ये क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। थोड़े ध्यान से कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। इसमें एक प्लस एक माइनस था ना, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था, रिडक्शन पोटेंशियल वाले क्वेश्चन का, और उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला। बट उसमें भी तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, टिन की +2 में पहली लाइन में जो लिख रखा है वो क्या है आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नीचे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो साथ के साथ आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर अब ध्यान दे लो, मैथमेटिकली वैल्यू क्या होगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, कैथोड, और जिसकी कम होगी वो एनोड। अब फाइनल आंसर निकाल के ज़रा आप लोग मुझे खुद बताएंगे। निकालो श्रेयस, क्या आया, 0.4। देखती हूँ बाकी का क्या आता है, मैच कर गया तो ठीक रहेगा। कितना आया आपका अभी, 0.48। क्वेश्चन पहचानना आ जाएगा अब धीरे धीरे, क्वेश्चन पहचानोगे ना जब न्यूमेरिकल आएगी तो। कितना आया आपका, क्या आ रहा है, ये 0.34 वोल्ट मैंने 0.14 वोल्ट लिया ना। 0.34 वोल्ट क्या है, कैथोड है, और दूसरा क्या है, 0.14 वोल्ट है। एनोड है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, ऊपर वाला नीचे वाला, क्यों, नीचे वाले में लिखा हुआ है मोस्टली कब होगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, नॉन इक्वेशन के बारे में सुना है, नॉन इक्वेशन। नॉन इक्वेशन क्या होता है, कोई क्या होता है बताएगा। इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशंस बदलेंगे, ठीक है। इस वाले में तो फिक्स कंडीशन थी भाई कि रूम टेम्परेचर भी वही ले रखा है और बाकी भी हमने 1 ATM ले रखी है, क्लियर है, यही लिया था। अब हम निकालेंगे नर्न्स इक्वेशन की हेल्प से। तो लिखो हेडिंग सेल पोटेंशियल यूजिंग नर्न्स इक्वेशन, सेल पोटेंशियल यूजिंग NER क्या होती है, NST है ना, NER NST इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन, सेल पोटेंशियल यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने क्या कह दिया, E नॉट सेल कह दिया। नर्न्स इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, E सेल, उसमें नॉट नहीं लगा होता है बस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में वापस से रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने क्या बोला, E नॉट सेल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन इसका होता है E सेल, इसमें नॉट नहीं लगा होता है, ठीक है, इसमें नॉट नहीं लगा होता है, उसमें नॉट लगा होता है, ठीक है। तो अब इसको कोई लंबा चौड़ा डेरिवेशन इसकी नहीं करनी है हमें, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो फॉर्मूले के लिए अगर मैंने बोला कोई भी A है, हमेशा आयंस तो होंगे ही, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो आयंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये बना के हमें दे रहा है B+A पॉजिटिव। इसका जैसे रेट कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि इसके लिए क्या है, इसका कंसंट्रेशन या कितना मोलर हमने लिया होगा, पढ़ा है ना रेट लॉ के चैप्टर के अंदर, AB जो आगे लिखा हुआ होता है। तो इसके लिए अगर हमें NCERT के अकॉर्डिंग डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। अगर E सेल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, E नॉट सेल माइनस 2.303, अभी सब चीज़ बताऊंगी कि क्या लिख दिया है मैंने, N
F लॉग में जो आपके प्रोडक्ट में है, ठीक है, A प्लस का बाई, इसकी पावर कितनी है, छोटा a, और इसकी पावर कितनी है, b। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले वो लिखवाती हूँ। आप इसमें लिखो कि r क्या है, r गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको तो लिखा करो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पर T आपका क्या है, टेम्परेचर है, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। F क्या है, फिजिक्स में पढ़ लिया, फैराडेज लॉ पढ़े अभी कि नहीं, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग, माइकल्स फैराडे का भी लॉ नहीं पढ़ा आपने, वॉल्यूम 2 स्टार्ट नहीं करी अभी, किसी ने भी नहीं, फिजिक्स की वॉल्यूम 1 पे हो कि 2 करा, 2 अभी स्टार्ट नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। फैराडेज लॉ है, फैराडेज कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, तो इसका फैराडेज लॉ, तो हम यहाँ पे तो फैराडे कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फिजिक्स में मैम डिराइव करके दिखाएंगे, अगर नहीं दिखाया तो बता देना, मैं करवा दूंगी किस तरीके से ये 965000 आता है। ये होता है प्रोडक्ट में, इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, वही, और ये उसके अंदर हो जाएगा रिडक्शन की, एक न्यूमेरिकल भी इस पे ज़रूर करके ही जाएंगे एनसीईआरटी का। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी का तो चलो मुझे पता है, साइड बुक हेल्प बुक का तो नहीं बता पाऊंगी, बी वाला वही हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के आयंस, ठीक है। मतलब ये एक प्रोडक्ट का, एक रिएक्शन का लिख लो, रिएक्टेंट का, एक प्रोडक्ट का होगा, एक रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट इधर बना है ना, और ये लिख लो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये देखो ये बी इधर है ना, रिएक्टेंट वाली साइड है, तो ये रिएक्टेंट का, और ये कहाँ है, प्रोडक्ट का, ये वो चीज़ है। अब एनसीईआरटी में या सीबीएसई में, मतलब कह सकते हो जितने भी अभी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन पेपर चले आ रहे हैं, हार्डली आपका टेम्परेचर चेंज करेंगे, नहीं तो सारे के सारे E0 सेल या ई सेल निकालने का टेम्परेचर जो उन्होंने लिया है दैट इज़ ऑलवेज 298 केल्विन वाला ही आया है। बहुत रेयर इक्का दुक्का आएगा जिसमें टेम्परेचर अलग होगा, नहीं तो एनसीईआरटी में तो जितने क्वेश्चन है ऑफ 298 केल्विन के बेस्ड पर ही आए हुए हैं आपके। तो जब हमारे पास 298 केल्विन आ जाएगा तो हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे फिर थोड़ी ना पुट करेंगे, तो हमने इसको, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके छोटा बना लिया है। सबकी वैल्यू दिख रही है ना, आर की वैल्यू है, एफ़ की वैल्यू, यहाँ पे आर और एफ़ की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डाल के देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। आर और एफ़ की वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं करनी, फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, मैंने पहले से करके रखी है। E0 सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू क्या लिखी है, 8.314 इंटू 298, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या होगा कि कुछ नहीं गिवन है, तो 298 के लिए ही फॉर्मूला काम करेगा। अगर जिस केस में क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वहाँ पे ये फॉर्मूला मत यूज़ करना, वहाँ पे इससे इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करके आपने निकालना है। अगर 298 दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद n हमें नहीं पता और f 96500 दे रखा है। फिर बाकी चीज़ तो सेम उतार दो आप यहाँ पे कि log A पॉजिटिव B पॉजिटिव
बी होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 आएगा, पर चलो एनसीईआरटी में 59 तक ही लिया हुआ है, जब कैलकुलेट करोगे तो 591 आ जाएगा। फिर लॉग ए पॉजिटिव का ए, बी पॉजिटिव का बी, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है जो एनसीईआरटी तक आपका काम निकाल देगा, जहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या गिवन होगी, 298 गिवन होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही करेंगे। आंसर मुझे भी नहीं पता, साथ के साथ ही निकालेंगे, फिर छुट्टी हो जाए। आज का कुछ पूछना है इतनी देर में, इतना पढ़ाया आपको शेष लग गया पता, स्कूल में करवाया होगा सारी चीज़ें आपको। इधर में क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो स्टैंडर्ड वाले का चार्ट देखो यहाँ पे दे रखा है बुक में, आप लोग के भी किताब में होगा। इसी ये जो चार्ट, ये नंबर दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चार्ट दे रखे हैं। इसको रटना नहीं है हमें, सिर्फ एक हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, दैट इज़ 0.00 होता है हमें, क्योंकि बाकी वैल्यूज सीबीएसई में 3-4 सालों से गिवन आती है। लॉग बस निकालना आप लोग मैथ्स में सीख लो कि लॉग कैसे निकालना है। लॉग की वैल्यू गिवन आएगी, पर तब भी एक बार देख लेना। लिख लिया टेक्स प्लेस, आगे लिखो, रिएक्शन लिख के दे रही हूँ। mg दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन है आपका mg प्लस 2Ag स्टार, आपका वही उसी फॉर्मेट में आ जाएगा 0.0001 m। फिर इधर जाके ये वाला स्टार बन गया Mg2 प्लस, इसकी गिवन है 0.130 मोलर, 0.130 m प्लस 2Ag प्लस 2Ag। कैलकुलेट करना है आपका ई सेल, कैलकुलेट करना है आपको ई सेल, फाइंड आउट करना है व्हेन ई नॉट सेल आपको पहले से इसमें दे दिया है ताकि मुश्किल ना हो, 3.17 वोल्ट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ई नॉट सेल नहीं दे रखा होगा तो पहले आप ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर ई सेल निकालोगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, चलो निकालो, शुरू कर दो, फॉर्मूला में पुट करो। कौन सा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो यू विल कंसीडर एट 298 केल्विन। तो ये स्टार वाला फॉर्मूला यूज़ करो और मुझे आंसर बताओ इसका। अगर सेम आ गया सबका तो सही होगा, बाकी मैं नेट पे चेक करूँगी। मेरे बुक में 3.1 एग्जाम्पल नंबर है, तो आपके में भी 2.1 में होगा ये एग्जाम्पल सेम। मुझे आंसर मिल गया, बाबलों की बारी है। अच्छा, आयंस नहीं पहचान पा रहे होगे ना, आपको एन नहीं पता चल पा रहा होगा, आपको एन बता देती हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने लूज कर रहा है, वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव लिखा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में ए में 2 होंगे तो बी में भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस केस में एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो mg कितना 2 दे रहा है और 2 लेने वाला बैठा हुआ है। तो ओवरऑल क्या होता है, इक्वल ही होते हैं, वो अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या डाल देंगे आप, 2 डाल देंगे। ठीक है, और आपको ये समझ आ रहा होगा, इसमें आपने A+ की जगह क्या लिखा है, पहले ये बता दो।
ए श्रेष्ठ बताना ए प्लस की जगह क्या लिखा है आपने? 0.111 हाँ 0.111 0.111 नहीं 0.001 0.130 वाला आएगा ना। प्रोडक्ट के लिखवाती हूँ ना हमेशा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका mg, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.130 वाला, और नीचे क्या आ जाएगा आपका ये ए वाला रिएक्टेंट का। नीचे की बात करते हैं, नीचे हम हमेशा रिएक्टेंट लिखते होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में एम, यहाँ पे ए की जगह इसकी नंबर आएंगे और बी की जगह ये वाला नंबर आएगा। तो फिर ये 0.130.0.001 हो जाएगा। हाँ, पर लॉग की वैल्यू में है वो, यही सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेपर में तो वैल्यूज़ दे रखी होंगी, आप अभी तो फ़िलहाल फ़ोन यूज़ कर लो, पेपर में वैल्यूज़ गिवन होंगी लॉग की। में ए बी पे क्या है? क्या बोला? जो एक कंसंट्रेशन है। हाँ, वो पावर्स लिखी हुई हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं करना, वो लिखा हुआ आपको वैल्यू गिवन है 0.1। बस आपको क्या लिखना है, लॉग 0.130 बाई लॉग 0.001। पर फॉर्मूला में पहले ज़रूर लिख के आना Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव, ये लाइन ज़रूर चेप के आनी है वहाँ पे, ताकि स्टेप मार्किंग्स हो सके। लॉग की वैल्यू क्या पुट करते हैं? मैं थप्पड़ मारूंगी ना। लॉग निकालो जो आ रहा है, लॉग सॉल्व करो, लॉग 0.00 या कुछ क्या होता है। मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग तो कन्वर्ट भी कर सकते थे इसको। जीरो कितना लिखा हुआ है, 0.130 लिखा ना, मैं तो इसको सीधा 1.3 × 10⁻⁻1 लिख देती। सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, आप लोग सॉल्व करिए जैसे करेंगे, मुझे फाइनल आंसर बताओ बस ये थोड़ी सी दे रहा हूँ, ठीक है। 2 आ गए आप भी। 2.96 हाँ, फाइनल आंसर बता रहे हो, देखूं किताब में। हाँ, तो लिखा भी स्टेप की खा गए, लिख भी देना कॉपी में। एक क्वेश्चन दे के भेजूंगी और आंसर भी बता के भेजूंगी। यूनिट कौन लिखेगा श्रेयस? हाँ जी, वोल्ट निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वोल्ट आएगी। इन लोगों का देखती हूँ, तब तक आप एक क्वेश्चन लिखो, सारे जने एक बार क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना एक होमवर्क के लिए, मैं इसका आंसर भी बता के भेज रही हूँ, सॉल्यूशन बस ला के आना। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन जिसमें रिएक्शन है आपकी Cu + 2Ag पॉजिटिव गिव्स अस Cu2 पॉजिटिव + 2Ag, इसका दे रखा है आपको E0 सेल, दैट इज 0.46 वोल्ट। वही आपको क्या निकालना है, क्या निकाल के देना है इसके अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रही हूँ। पता नहीं चल आप लोग निकाल पाओ, लॉग Kc वाला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अगर कांस्टेंट की बात कर दी है ना, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, इसकी जगह क्या लिख दोगे, Kc, इसी को कांस्टेंट कह रहे हैं, इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। आंसर इसका बता देती हूँ, Kc की जो वैल्यू आएगी, Kc की जो वैल्यू है दैट इज 3.92 × 10⁻15, ये इसका आंसर है। फॉर्मूला यही यूज़ होगा यहाँ पे, बस log Kc है, मतलब वही आपको log Kc फाइंड आउट करके लेके आना है। log Kc फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड log Kc, ये आप घर से करके लेके आएंगे। बाकियों का पिछला आंसर निकल रहा नहीं निकल रहा, कितना निकला?
इनकी तो गाड़ियाँ नहीं बंद हुई है इसकी। कितना निकला? कुछ तो 0 पॉइंट निकला था। निकालो, 0 पॉइंट तो निकलेगा नहीं आपका शेफ। कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट तो आपको ही करना पड़ेगा ही। आप मैथ सोल्यूशन पढ़ते हो ना, मैथ्स में से सॉल्व करवाऊंगी मैं, क्यों नहीं हुआ ये। 0 फिर नीचे वाला नंबर कहाँ गया आपका? डिवाइड कर दिया आपने, तो बस फिर लॉग की वैल्यू निकाल के देखो उसका। लॉग की वैल्यू कौन सी लगानी है? लॉग 1300 अगर आपने जो डिवाइड किया है तो उसके हिसाब से तो यही लगेगी ना, तो लगाओ। और ये 314 वाला ये कहाँ से ये नंबर आया है? सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, जो भी आपने सब पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो कितना आ गया? देखो सर, मल्टीप्लाई में आएगा ना, कुछ नहीं है तो। अब ये नंबर मल्टीप्लाई, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, आपको ये खोलना पड़ता है। फिर मैंने अपना दिखाओ ज़रा, एक गोले नहीं दिखाने मुझे, आंसर दिखाना। ये क्या हुआ है? 3.17 बाहर आएगा क्या? क्यों? इसी का जो है ये तो ई नॉट सेल है। 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बाहर क्यों गया है आपका बच्चे? ई नॉट सेल गिवन है ना, माइनस होगा ना इसी का। हाँ ये माइनस होगा ना, आपको ये निकालना है ना, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल तो पहले से दे रखा है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया नंबर। 2.96 वोल्ट है। चलिए आप लोग निकालिए। आप मैम के पास जाएंगे एक बार, पहले दोनों जने, फिर उसके बाद घर जाना है। निकल गया? नहीं निकला अभी भी? मैं निकलवाऊंगी, आप छोड़ के तो छोड़ने तो दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करके देखो। अभी देखना, मैं बायो की क्लास के बाद निकलवाती हूँ आपसे पहले। आपको नहीं भागना, आपकी तो बायो की क्लास है। क्या निकला? 2.96 के उसमें आएगी ना।